आज हम लोग बात करेंगे रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो इस पर जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखेंगे। तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। आपको दोस्तों इसे समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? वैसा इक्वेशन जिसका अधिकतम पावर 1 होता है, ठीक है। वैसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे जिसका अधिकतम पावर 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक्स पर क्या कुछ पावर नहीं है तो 1 है, उसी तरह वाई पर क्या है कुछ नहीं तो 1 है। तो इसलिए दोस्तों यह क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है यानी रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो यह तो बात होगी लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, वह आपका वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। चर और अचर। चर क्या होता है दोस्तों? जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है। वैसा मान जो हमेशा बदलते रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। मतलब उसका मान चेंज होते रहेगा। जैसे आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। कभी कभी हम लोग ए भी मानते हैं, बी भी मानते हैं, सी भी मानते हैं। ये सभी आपका चर का एग्जाम्पल हो गया। मतलब इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है यानी बदलते रहता है। तो ये आपका हो गया चर यानी वेरिएबल। अगर कॉन्स्टेंट की बात करें यानी अचर की बात करें तो अचर क्या होता है? जिसका मान में नो चेंज होता है, ठीक है। वैसा मान जो सदैव स्थिर रहता है, मतलब जिसके मान में नहीं चेंज होता है, मतलब उसका मान नहीं बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं अचर यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट का आपका एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3। इसका मान स्थिर रहता है, ठीक है। 1 जहाँ भी है उसका पहचान 1 से है, 2 जहाँ भी है उसका पहचान 2 से है, मतलब इसका मान स्थिर रहता है, इसलिए आपका यह हो गया अचर यानी कांस्टेंट। और यहाँ पर जो आपके सामने दो इक्वेशन है, इस दोनों में दो चर है, ठीक है। पहला इक्वेशन में भी दो चर है, मतलब ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो ये आपका दो चर यानी दो वेरिएबल हो गया। और दूसरा इक्वेशन में भी दो चर है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। तो दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल यानी दो चर है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर एक चर होता है तो उसे कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ पर दो चर है, इसे हम लोग कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसे दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर एक चर वाला की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x माइनस कर देता हूँ 3 इक्वल टू कर देता हूँ 7। ये आपका हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। यानी तो आप लोग इसे भी समझ सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5y इक्वल टू कर देता हूँ 3y माइनस कर देता हूँ 2। ये आपको हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें एक चर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसमें भी एक चर है, यहाँ पर x है। तो ये आपको हो गया एक चर वाला। अगर दो चर वाला है तो उसमें दो चर रहेगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं एक चर और दो चर को, ठीक है। यह दोस्तों एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। यह जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसे समझते हैं। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से पूछा जाएगा तो उसमें दो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके सामने दो इक्वेशन है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। एक पहला और एक दूसरा, इस तरह से आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा। और इस दो इक्वेशन दे करके या तो आपसे हलों की संख्या पूछा जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, या फिर हलों की संख्या मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे करके आपसे पी का मान या के का मान पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई पूछ सकता है, चाहे हलों की संख्या या पी या के का मान, दोनों आपको निकालना होता है, ठीक है। तो जो भी पूछेगा हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं कि हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। यह जो हलों की संख्या होता है या किस तरह से होता है और हम लोग इसे कैसे निकालते हैं, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। हलों की संख्या मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों तीन तरह का केस बनता है, ठीक है। जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है तो इसमें तीन तरह का केस बनते हैं। तो पहला केस क्या है इसे समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दो तरह के इक्वेशन है, एक पहला और एक दूसरा, दोनों इक्वेशन है। इस दोनों इक्वेशन में से अगर a1 का मान बटा a2 का मान, ठीक है, और b1 का मान बटा b2 का मान आपस में जब बराबर नहीं होगा तो वैसे कैसे हम लोग कहेंगे केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय होगा, ठीक है। जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो वैसे कैसे हम लोग कहते हैं केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय होगा, ठीक है। या नहीं तो इंग्लिश में से कहते हैं यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पहला केस को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड केस की। दूसरा केस में क्या होता है, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। और उस दो इक्वेशन का मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो होगा, लेकिन c1 बटा c2 नहीं होगा, ठीक है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होगा, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा।
तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, यह जो इक्वेशन है आप लोग कह सकते हैं इसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, कोई हल संभव नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यह दोस्तों आपको हो गया दूसरा केस, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यह दोस्तों आपको हो गया दूसरा केस। अब चलिए बात करते हैं लास्ट और आखिरी केस की, केस नंबर 3 की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आखिरी और तीसरा केस है, इसे समझिए। तो जब भी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर दो इक्वेशन रहेगा। ठीक है, आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, जब भी आपका लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपके सामने दो तरह के इक्वेशन रहेगा। ठीक है, एक पहला और एक दूसरा। इस दोनों इक्वेशन में a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का और बराबर हो जाएगा c1/c2 का, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। तो इसके से हम लोग कहते हैं अनंत हल होगा। ठीक है, मतलब आप लोग कह सकते हैं इन्फिनाइट हल होगा जब तीनों बराबर होगा तब। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, या तीनों आपस में बराबर होगा तो तब हम लोग कहते हैं अनंत हल होगा, मतलब इन्फिनाइट हल होगा। ठीक है, तो यह दोस्तों आपका तीसरा केस है और यहाँ पर आप लोगों ने 3 केस को देखे। ठीक है, मतलब हलों की संख्या क्या होगा इसके लिए हम लोग 3 केस को देखें। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, इसी पर दोस्तों आप लोग का सारा क्वेश्चन है। तो इसे दोस्तों आप लोग एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0, फिर है 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल न हो तो k का मूल कितना होगा, मतलब k का मान आपको बताना है। ठीक है, या जो दो तरह का इक्वेशन है इसमें कह रहा है कोई हल न हो तो k का मान कितना होगा, मतलब k का मूल कितना होगा यह आपको निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों अभी आप लोग सीखें a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, c1/c2 के। ठीक है, यह दोनों तो बराबर होता है मतलब कोई हल नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए हम लोग सीखें a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो तब हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a1 की जगह आपका हो जाएगा 4 और a2 की जगह आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 4/6, पुनः हो जाएगा b1/b2, तो b1 का मान 3 और b2 का हो जाएगा -k, यानी 3 हो जाएगा -k। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग k का मान निकाल सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपको हो जाएगा 2 तिया 6, यानी -k = आप लोग कह सकते हैं 3 इसे डाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 तिया 9 बट्टा में आपका 2, तो यहाँ से आपका जाएगा 4.5, यानी k का मान आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा k प्लस में, पुनः ये आपका हो जाएगा माइनस में, यानी k = आपका हो जाएगा -4.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है -4.5। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको निकालना किसका मान, x और y का, इसे हल करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा मान आता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखे हैं पहले a1/a2, a1 का मान देखिए आपका 9 है, a2 का मान 18 है, तो a1/a2। पुनः करते हैं b1/b2, तो b1 का मान देखिए 3, b2 का 6, ये आपको हो जाएगा 3/6। पुनः करते हैं c1/c2, तो c1 का मान 12, c2 का 24, यानी 12/24, तो आपको हो जाएगा 9 दूना 18 मतलब 1/2, पुनः 3 दूना 6 मतलब 1/2, पुनः आपको हो जाएगा 12 दूना 24 मतलब 1/2, तो ये आपका आ गया 1/2 = 1/2, पुनः = 1/2, मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोस्तों तीनों आपस में बराबर होता है तो अभी दोस्तों हम लोग सीखें केस नंबर 3 कि इसका अनंत सॉल्यूशन होता है, मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी इमेज कर रहा है, इसका अनंत हल होगा। ठीक है, यह जो आपके सामने इक्वेशन है इसका अनंत हल होगा, मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। यह जो समीकरण है इसका कार्य केवल एक ही हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं केवल एक हल होगा। कब होगा ऐसा, जब a1/a2 होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा किसका, b1/b2 का। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर आपको मान बैठा देना है। तो a1 का मान आपका हो जाएगा 2, a2 का मान भी आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2, मतलब 2/2 बराबर नहीं होगा किसका, b1/b2 का। तो b1 का मान आपका हो जाएगा 3 बटा b2 का मान आपका हो जाएगा p, ये आपका हो जाएगा 1/1, यानी आप लोग कह सकते हैं p का जो मान है वह क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, p जो है इसका मान क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन करें p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है,
मतलब पी का मान 3 के अतिरिक्त है, मतलब 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। यह जो हम लोग निकाले हैं पी का मान क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो वहीं कह रहा है पी का मान 3 के अतिरिक्त, मतलब 3 नहीं होगा, 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकता है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है तो के का मान होगा। यहाँ पर आपके सामने चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहे 2 तरह का समीकरण है, ठीक है। इसमें 2 तरह का समीकरण है, पहला और दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कोई हल संभव नहीं है, तो आपको निकालना है के का मान। जब दोस्तों कोई हल संभव नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन, इसके लिए हम लोग पढ़े हैं A1/A2 बराबर तो होता है किसका, B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं होता है किसका, C1/C2 का, ठीक है। जब इस तरह का केस आता है तो हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान आपको पता है 14/A2 का मान आपका हो जाएगा 21, पुनः इक्वल टू आपको हो जाएगा B1/B2, तो B1 का मान पता है आपको 8, B2 का मान है -K, तो माइनस आपका हो जाएगा K। यह दोनों आपस में बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए C1/C2, तो C1 का मान आपको पता है 5 और C2 का यहाँ पर देखिए -7, तो ये आपका बराबर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कोई हल संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है के का मान। ये आपको हो जाएगा 7 दूना 14, 7 या 21, यानी -K इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में तो आपको हो जाएगा 8 या 24, मतलब 24/2, तो आपको हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 12, यानी के का जो फाइनल में आंसर होगा वो आपको हो जाएगा -12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है -12, यही दोस्तों आपका के का मान होगा, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है के का मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x - 12y + 9 = 0 और 12x + ky - 11 = 2 का कोई हल नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कोई हल नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मतलब A1/A2 तो बराबर होता है किसका, B1/B2 का, लेकिन यह बराबर नहीं होता है किसका, C1/C2 का, ठीक है। A1 का मान आपको हो जाएगा 16, A2 का मान आपको हो जाएगा 12, यानी 16/12 बराबर होगा किसका, B1 का मान आपको हो जाएगा 12, मतलब माइनस में हो जाएगा 12, B2 का मान आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा K, ठीक है। और ये आपका बराबर नहीं हुआ क्या, यहाँ पर देखिए आपका C1 का मान है 9 और यहाँ पर है -11, तो ये आपका बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है के का मान। तो आपको हो जाएगा 4 या 12, 4 चौकी 16, यानी के का जो मान होगा ये आपको हो जाएगा 12 या 36, यानी इक्वल टू आपको हो जाएगा -36 बटा में देखिए आपको हो जाएगा 4, या आपको हो जाएगा 9 चौकी 36 यानी -9। तो ये दोस्तों आपका के का मान आ गया -9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है -9। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 2 समीकरण है, ठीक है। एक समीकरण यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और कह रहा है कोई समाधान नहीं है, के का मान है, मतलब इसका कह रहा है कोई हल नहीं है, तो आपको निकालना है के का मान। कोई हल नहीं है मतलब कोई समाधान नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की केस में हम लोग पढ़े हैं A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है किसका, C1/C2 के, यानी 11/9 देखिए आपस में बराबर नहीं है। ये आपका प्लस में 11 और यहाँ पर है -9, ये आपका बराबर नहीं है। लेकिन A1/A2 बराबर होगा किसका, B1/B2 के, तो आपको निकल जाएगा के का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1/A2, तो A1 का मान देखिए आपको हो जाएगा 20 बटा में हो जाएगा A2 का मान 50 इक्वल टू आपको हो जाएगा B1/B2, B1 का मान आपको पता है 5, B2 का मान हो जाएगा -K, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा -K इक्वल टू आपको हो जाएगा 25/2, तो आपको हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 12.5, यानी के का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा -12.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है -12.5, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों के का मान आ गया, ठीक है। यहीं आपको निकालना था के का मान। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन का यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 तथा 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो के का मान कितना होगा। यहाँ पर आपको निकालना है के का मान, ठीक है। क्वेश्चन का कोई हल संभव नहीं है मतलब कोई हल संभव नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है, A1/A2, यानी A1 का मान आपको पता है 4 बटा में हो जाएगा A2 का मान हो जाएगा 10 इक्वल टू आपको हो जाएगा B1/B2, तो B1 का मान आपको हो जाएगा 3 बटा B2 का आपका मान हो जाएगा -K, बराबर नहीं हुआ किसका, C1/C2 का, तो C1 का मान देखिए यहाँ पर 5 है, C2 का मान है -7, मतलब ये आपस में क्या बराबर नहीं है। आपको निकलना है के का मान। तो यहाँ से आपका जगह 2 दूना 4, या आपका 5 दूना 10, यानी -K इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5 या 15/2, यानी आपको हो जाएगा 7.5। तो के का मान आप लोग कह सकते हैं फाइनली जो होगा वो आपको हो जाएगा -7.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है -7.5, ठीक है। यहीं आपको निकालना था के का मान क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हैं के का मान -7.5 होगा।
तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको देखिए समीकरण पता है, ठीक है। पहला समीकरण है आपका 6x - 5y + 11 = 0। दूसरा है 15x + ky - 9 = 0। तो यहाँ पर आपको निकालना है कोई हल नहीं है तो k का मान कितना होगा। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कैसे हम लोग जानते हैं, a1/a2 तो बराबर होता है किसका, b1/b2 का, लेकिन यह बराबर नहीं होता किसका, c1/c2 का। तो यहाँ पर आपको निकालना है k का मान। यहाँ पर देखिए a1 का मान आपका हो जाएगा 6, a2 का मान आपका हो जाएगा 15, 6/15, b1 का मान आपका हो जाएगा -5, b2 का मान आपका हो जाएगा k। तो यहाँ पर आपको निकालना है k का मान, ठीक है। तो k का मान निकाल लीजिए। ये आपको हो जाएगा 3 दूना 6, ये आपको हो जाएगा 3 5 15, यानी k का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 25 25, यानी -25 बट्टा में आपको हो जाएगा 2, यानी k का जो मान हो जाएगा वो आपको हो जाएगा -12.5। तो ये दोस्तों आपका k का मान आ गया -12.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है -12.5। तो आप लोग जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं, मतलब हलों की संख्या, उसके लिए हम लोग 3 केस पढ़े हैं। तो वही 3 केस आप लोग को ध्यान में रखना है और इसे आप लोग मात्र 2 से 3 सेकंड के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो वह जो 3 केस है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का देखिए समीकरण 3x + y = 1 तथा px + 2y = 5 के कोई परिमित हल नहीं होगा यदि, मतलब आपको बताना है p का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहे कोई परिमित हल नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब नो सॉल्यूशन। वही हुआ कहने का कि कोई परिमित हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। और नो सॉल्यूशन कैसे हम लोग जानते हैं, a1/a2 बराबर होता है किसका, b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 का। a1 का मान आपको पता है 3, a2 का मान आपको हो जाएगा p, बराबर हो जाएगा b1/b2। b1 का मान नहीं कुछ है तो वह के साथ क्या 1 है, तो 1 बटा हो जाएगा b2, b2 का मान आपको हो जाएगा 2, इक्वल टू नहीं हुआ किसका, c1/c2 का। तो c1 का मान आपको हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा c2 का मान है 5। तो ये देखिए आपका बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए यहाँ पर करें कोई परिमित हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको निकालना है p का मान। तो यहाँ पर आपका कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं p का मान कितना होगा, 6 होगा। तो p का मान दोस्तों आपका आ गया 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर b मैच कर रहा है 6, ठीक है। p का जो मान होगा वह क्या होगा, 6 होगा। कोई परिमित हल नहीं होगा यदि p का मान क्या होगा, 6 होगा तब। तो इसे दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपसे कह रहे रेखीय समीकरणों में x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y - 16 = 0 के जोड़े के हलों की संख्या है। तो यहाँ पर बताना हलों की संख्या मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग 3 केस पढ़े हैं उसमें से यह कौन सा केस है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं यह कौन सा केस आता है। तो आप लोग पढ़े a1/a2, तो a1 का मान नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो 1/2, यानी a2 का मान आपको हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए b1 का मान आपका क्या है 2 है, बट्टा में हो जाएगा b2 का मान क्या है 4 है, तो बट्टा में हो जाएगा 4। पुनः c1 का मान आपको हो जाएगा -8। और यहाँ पर देखिए c2 का मान आपको हो जाएगा 16, यानी -16। तो माइनस से माइनस खत्म, ये आपको हो जाएगा 8 दूना 16 मतलब 1/2, 2 दूना 4 तो आपको हो जाएगा 1/2, यानी आपका आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 पुनः इक्वल टू 1/2। ये आपका तीनों क्या है, बराबर है। तो जब भी तीनों बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं अनंत हल होता है, ठीक है। या तीनों आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन और यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं इस समीकरण का अनंत हल होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन से 10 क्वेश्चन को देखे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए, इससे आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।